हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 6। पार्ट 5 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कैसे जर्मनी में जो अपहीवल आया था 1848 में, उसको कैसे सप्रेस किया गया कंजर्वेटिव्स के द्वारा और बड़े बड़े लैंड ओनर्स के द्वारा, जो कि प्रूशिया के हुआ करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड मानी जाए। ये जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, इनको प्रूशिया में क्या बोलते हैं, इनको जंकर्स बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हमने देखा भी था कि लास्ट मूवमेंट पे कैसे जो किंग ऑफ प्रूशिया था फ्रेडरिच विलम, उसको डिसाइड हुआ था देने का कि भाई क्राउन दिया जाएगा, पर लास्ट मूवमेंट पे उसने आन करके मना कर दिया था और मिल गया था इन कंजर्वेटिव्स के साथ, और सक्सेसफुली ये लोग सप्रेस करने में इस पूरे रेवोल्यूशन को कामयाब भी हो गए थे। पर कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी कि भाई नेशनल स्टेट तो बनाना है जर्मनी को, वो रह गई थी लोगों के अंदर। आगे चल के हमें देखने को मिलता है किंग विलियम फर्स्ट, जो कि किंग होते हैं प्रूशिया के, और वो खुद डिसाइड करते हैं कि यूनिफाई करेंगे जर्मनी को। और इसलिए ये जो मूवमेंट है, अपना आदेश देते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को, ओटो वन बिस्मार्क जो कि हैं, और इन्हीं के द्वारा पूरा जो ये मूवमेंट है लीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। और 7 साल में 3 वॉर होती हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। आखिरकार जो प्रूशियन विक्ट्री होती है और जो पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और 18 जनवरी 1871 को विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम कर दिया जाता है जर्मन का एम्परर। हॉल ऑफ मिरर में, जो कि है पैलेस ऑफ वर्सलीज में, यहाँ पर घोषित किया जाता है इनको जर्मन एम्परर। जैसे ये पावर में आती है प्रूशियन स्टेट, मतलब जो डोमिनेंस होती है प्रूशियन स्टेट की, क्योंकि जो पूरा इनिशिएटिव है वो लिया ही वहाँ के किंग के द्वारा है, जो डोमिनेंस होगी वो भी होगी अब प्रूशियन स्टेट की। तो जैसे ये पावर के अंदर आते हैं, ये काफ़ी सारे चेंजेस लेकर के आते हैं। कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखे हैं। जैसे एक हो गया मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल जुडिशियल सिस्टम को पूरा अच्छे से करा जाता है। साथ ही साथ में प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस भी में भी चेंजेस लाए जाते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई जर्मनी की। वहीं अगर हम बात करें इटली की, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मिडिल की बात हो रही है 19th सेंचुरी की, जो इटली थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइड थी, जिसमें से सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा था सर्दना पेंटमॉट ही से रूल किया जाता था इटली के प्रिंस के द्वारा, जो कि उस वक्त थे किंग विक्टर इमेनुअल सेकंड। बाकी के जो हिस्से थे वो अलग अलग जगहों ने अपने कब्जे में ले रखे थे। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ के हिस्से की, तो नॉर्थ का जो एरिया था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर था। वहीं अगर सेंट की बात करें तो वो पोप के अंदर था। वही सदर्न पार्ट जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंदर था। बेसिकली स्पेन रूलर इस पर रूल कर रहा था। तो अगर हम बात करें, हमने ये चीज देखी भी थी एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से, जब 1848 वाला हमने जो टॉपिक किया था, हमने वहां पर गुस्सिपी मजनी का नाम सुना था। हमने देखा था ये बिलीव करते थे कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, जो अभी ये स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रिपब्लिक यूनिफाइड कंट्री निकल करके बाहर आनी चाहिए। तो इसी के तहत ये एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाते हैं, जो कि नाम रखते हैं उसका यंग इटली। पर ये जो प्रोसेस होता है इनका यूनिफाई करने का इटली को, ये फेल हो जाते हैं उसमें। लेटर आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ही इनिशिएटिव लेते हैं टू यूनिफाई इटली। पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हर किसी को पावर तो चाहिए ही चाहिए, और जब पूरा इटली इनके हाथ में आ जाएगा तो इनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ेगी, साथ ही साथ में इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी भी इनके पास आएंगी। तो ये तो जो रीजन होते हैं, ये इसी वजह से पूरा इनिशिएटिव लेते हैं पूरा इटली को यूनिफाई करने का। और ये पूरा मूवमेंट है, ये इनके चीफ मिनिस्टर केवोर के द्वारा लीड किया जाता है। ये एक एडुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसी चक्कर में इनको फ्रेंच भी बहुत अच्छे से आती थी। इसका ये फायदा उठाते हैं, बड़ी ही चालाकी के साथ फ्रांस के साथ अलायंस करके जो नदर्न हिस्सा होता है, जो कि अंडर आता है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस पे पूरी तरीके से विक्ट्री पा लेते हैं। वहीं जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो लीड किया जाता है मूवमेंट, वो किया जाता है गुस्सिपी गरिबाल्ड के द्वारा। जो गरिबाल्ड है, ये एक बेसिकली मेंबर हुआ करते थे सीक्रेट सोसाइटी के, जो कि बनाई गई थी मजनी के द्वारा। खैर, इनका भी विजन वही था, टू यूनिफाई इटली, और इसीलिए ये साथ भी देते हैं किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड का। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। जो पूरा ये साउथ वाला हिस्सा है और किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये वाला इटली का आता है किंगडम ऑफ टू सिसिली में। तो ये जो पूरा पूरा लीड किया जाता है मूवमेंट गरिबाल्ड के द्वारा। यहाँ पर जो लोकल पीजेंट होते हैं, इनका सपोर्ट ये लोग गेन करके जो स्पेन रूलर होता है उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग घोषित कर दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। अगर हम बात करें उस वक्त की इटली की हालत की, तो उस वक्त की इटली में इलिटरेसी जो थी बहुत हाई थी। लोगों को जो लिबरल नेशनलिस्ट के जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में पता ही नहीं था। इस पूरे मूवमेंट के दौरान हमें ये चीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, ये जो पीजेंट्स थे, लोकल पीजेंट, जिन्होंने साथ दिया था जो यूनिफाई इटली और जो स्पेन रूलर है उसको बाहर निकालने में, उनको जो इटालिया का जो कॉन्सेप्ट था, उनको पता ही नहीं था कि इटालिया है क्या। वो समझते थे कि जो लतालिया है वो वाइफ है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड की, और इसी वजह से जो स्पेनिश किंग है उनको ले गया है, उसको छुड़ाने के चक्कर में ये पूरी जंग हो रही है, ये पूरी चीजें हो रही हैं। मतलब थ्रू आउट दिस पीरियड ही पूरी तरीके से अनअवेयर थे लिबरल नेशनलिस्ट के आइडियोलॉजी से।
तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब हम जानेंगे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का केस। तब तक के लिए बाय बाय।